नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम इस समय यूपी पैट के कोर्स को कवर अप कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वह है मुग़ल साम्राज्य। और आज हमारी मुग़ल साम्राज्य की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं शेरशाह सूरी। ये वही शेरशाह सूरी हैं जिनका बचपन का नाम फरीद होता है। बाद में इन्हें एक शेर मानने पर शेर की उपाधि, शेर खां की उपाधि मिलती है और फिर बाद में ये शेरशाह की उपाधि के साथ, यानी कि चौसा के युद्ध में शेरशाह की उपाधि के साथ अपने साम्राज्य को आगे विस्तारित करते हैं और सूरवंश के शासक बनते हैं, यानी भारत में सूरवंश के संस्थापक बनते हैं। और जो अफ़गान साम्राज्य का दूसरा वंश होता है, क्योंकि पहला वंश होता है लोधी वंश, ठीक है। तो कैसे इनकी प्रक्रिया हुई कि किस तरीके से ये एक छोटे से सूबे में एक जागीर जो होती हैं जागीर, उनके प्रबंधक के रूप में नियुक्त होने के बाद में किस तरह से बाबर की सेना में शामिल हुए और बाबर की सेना में शामिल होकर किस तरीके से बाबर को धोखा दिया और फिर अपने खुद का सिंहासन इन्होंने कैसे बिल्ड किया। तो आज हम सारी बातों पर नज़र मारेंगे, पूरे शेरशाह सूरी के पूरे व्यक्तिगत जीवन पर और उनके राजनीतिक जीवन पर हम पूरी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं। और शुरू करते हैं कि क्या है शेरशाह सूरी, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं, पहले शेरशाह सूरी को देख लेते हैं, कब से कब तक रहे थे शेरशाह सूरी, ठीक है। पहली बात तो यही है कि इनका साम्राज्य जो रहा भारत में वो रहा 1540 से लेकर और 1545 तक, क्योंकि जब तक यहाँ तक 30 से 40 तक हुमायूं का शासन बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए इनके बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम इनके फरीद था। नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां इनके बचपन का नाम था, ठीक है। इनके पिता का जो नाम था वो था हसन, ठीक है। क्या था? हसन खां, जिन्हें कहाँ की, एक तो आपको मैं बता देता हूँ, एक तो इनको जागीर मिली हुई थी ख्वासपुर की, ठीक है, ख्वासपुर की, और सहसवाद की। किसकी? सहसवाद, और एक ख्वासपुर की इन्हें क्या मिली थी? जागीर मिली थी। और इन्हीं की पत्नी, अफ़गान पत्नी थी इनकी, किनकी? हसन खां की अफ़गान पत्नी, ठीक है, के गर्भ से किनका? फरीद का जन्म जो हुआ वो कब हुआ? 1486 AD में इनका जन्म हुआ, ठीक है भाई। क्या एक बार और को रिकॉल करते हैं? बचपन का नाम फरीद खां था, पिता हसन खां जो सहसवाद और ख्वासपुर की जागीरें इनके पास थी, ठीक है। और उनकी अफ़गान पत्नी के गर्भ से इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1486 में, ठीक है। ये भारत में सूरवंश के संस्थापक के रूप में यानी कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी कुशलता, इन सबको देखकर इनके पिता जो है किनके? फरीद के, अभी तो हम फरीद ही नाम रखेंगे कि फरीद के पिता जो हैं, फरीद की मेहनत को देखकर, लगन को देखकर जो है इनको जागीर प्रबंधक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जागीर प्रबंधक बना देते हैं। अंततः क्या होता है कि जागीर प्रबंधक बनने पर ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। और जिस समय पर ये जागीर प्रबंधक का काम करते हैं उसी समय में आगरा में एक शासक होता है, जिसका नाम है दौलत खां। तो दौलत खां के पास चले जाते हैं, किनकी सेवा में? उनकी सेवा में, ठीक है। दौलत खां की सेवा में चले जाते हैं। मतलब जागीर प्रबंधक इनके पिता ने जागीर प्रबंधक बनाया भी, आपको जागीर की देखरेख करनी है, उनके हालचाल रखने हैं कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। और इनकी मेहनत, कठिन परिश्रम, लगन, तपस्या को देखकर जो है दौलत खां अगर के शासक है वो इनको बुला लेते हैं अपने पास कि ऐसा करो, आप अपने बेटे को मेरे पास भेजो, वो मेरे यहाँ सेवा करेगा। तो उस टाइम पर दौलत खां जो थे वो वहाँ के क्या थे? शासक थे, यानी कि सूबेदार थे, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। क्या थे? सूबेदार। इसी बीच में दौलत खां के बाद में अगर हम आगे की प्रक्रिया देखते हैं दौलत खां के बाद की, तो जब दौलत खां में
इनको बुला लेते हैं। तो दौलत खां के यहाँ पे भी ये बहुत लगन के साथ जो है मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हर वहाँ मेहनत, क्योंकि देखिए हर जगह जो है ना मेहनत ही काम आती है। तो ऐसा होता है कि 1522 ईस्वी में, उसी टाइम 1522 AD में, उसी समय दक्षिण बिहार, कहाँ, दक्षिण बिहार का एक सूबेदार होता है। क्या होता है? सूबेदार। एक सूबेदार होता, वो इनकी मेहनत को देखा। सूबेदार का नाम होता है बरहा खां लाहौरी। क्या नाम है? सॉरी, बहार खां लाहौरी, लोहानी, सॉरी लोहानी। क्या नाम है? लोहानी। बहार खां लोहानी होता है। ठीक है, अब ये अपने पास बुला लेते हैं कि साहब ऐसा करो, फरीद को मेरे पास भेज दो। तो फरीद जो है यहाँ पर जो है कहाँ पहुँच जाते हैं? बिहार पहुँच जाते हैं। किसकी सेवा में? बहार खां की सेवा में पहुँच जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं कि एक शेर को मार देते हैं। क्या कर देते हैं? एक शेर को मारने पर, शेर को मारने पर, ठीक है, बरहा खां जो है इनको एक उपाधि देते हैं। एक उपाधि देते हैं, क्या? किसकी? शेर खां की। किसकी उपाधि देते हैं? एक शेर खां की उपाधि देते हैं। ठीक है भाई, तो किसकी उपाधि देते हैं? शेर खां की उपाधि देते हैं। ये शेर के दांत गिन लेता है, ऐसा व्यक्ति होता है, फिर उसको शेर का मुंह फाड़ देता है। ठीक है, ऐसा पावरफुल व्यक्ति था ये। तो ये शेर की हत्या कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि इनको जो है भैया शेर खां की उपाधि, फिर उसके नाम बाद में फरीद के नाम से इन्हें कोई नहीं जानता, फिर किसके नाम जानता? शेर खां। इतनी बात देखकर जो है बरहा खां लाहौनी ये क्या काम करते हैं? लोहानी अपने पुत्र का संरक्षक बना देते हैं इसे। यानी क्या बना देते हैं? पुत्र का संरक्षक। पुत्र का संरक्षक बनाए कि आज से तुम हमारे पुत्र के साथ रहोगे। ठीक है, परंतु इनको जो है ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे के पाँव पालने में दिख जाते हैं, और ये इतने से संतुष्ट नहीं थे। समझ गए नहीं? अब इतने संतुष्ट थे नहीं। सूबेदार किसका था? इस समय पर समय चल रहा था बाबर का, आपको पता है। समझ गए नहीं? सॉरी, बाबर का कह रहा हूँ कि इस समय पर समय चल रहा था लोदी का, इब्राहिम लोदी का भारत में, और दूसरी तरफ बाबर भी कहीं ना कहीं पकड़ा मजबूत कर रहा था। ठीक है, अंततः होता है क्या? अंततः होता है क्या कि बाबर की सेना में निकली भर्ती। बाबर की सेना में क्या निकलती हैं? भर्ती निकलती हैं। बाबर की सेना में भर्ती निकलती हैं। और ये जब बाबर की सेना में भर्ती हो जाता है, और कब जरूरत पड़ती है? जब 1528 में एक युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो आपको ये पता होगा चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राव। किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस मेदिनी राव। मेदिनी राव के बीच में ये हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है? बाबर की सेना में ये भर्ती हो जाता है। क्या होता है? भर्ती हो जाता है। ठीक है, बाबर की सेना में भर्ती हो जाता है। अंततः फिर एक और युद्ध होता है 1529 में। 1529 में क्या होता है? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है। और ये किस किस के बीच में होता है? बाबर और वर्सेस किसके? अफगान सेना। ठीक है, और अफगान सेना की तरफ से नेतृत्व कौन करते हैं? महमूद लोदी। कौन करते हैं? महमूद लोदी। ठीक है भैया, महमूद लोदी करते हैं। और ये शेर खां जो है फिर बाद में कहाँ जाता है? शेर खां कहाँ जाता है? बाद में शेर खां बाबर को धोखा देकर कहाँ पर आ जाता है? महमूद लोदी के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? महमूद लोदी के पास जो है सेना में भर्ती हो जाता है। इतनी ही बात देखकर कहाँ आ जाता है? महमूद लोदी की सेना में आ जाता है शेर खां। और इतनी ही बात देखकर बाबर जो है इसे एक संदेश भिजवाता है। इसे संदेश भिजवाता है कि भैया तुम ऐसा हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ। क्या हो जाओ आप? निष्क्रिय। क्या हो जाओ? निष्क्रिय हो जाओ, यानी कि मुझसे बिल्कुल अलग हो जाओ। ठीक है, और इसी समय पर हुमायूं को जो है ये हुमायूं को कहता है कि तू ऐसा ध्यान रखना। हुमायूं को बताता है कि भैया तू सबसे ठीक रहना, परंतु इससे ज़रा चौकन्ने रहना, सतर्क रहने के लिए कहा। क्या कहने के लिए कहा? सतर्क, कि तू किस सबसे मिलजुल कर रहिए, परंतु इस शेर खां सतर्क रही, यही तुझे बाद में जो है कहीं ना कहीं धोखा देगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं, 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में भर्ती होता है। मेदिनी राय के साथ में युद्ध होता है, बाबर जीत जाता है, सेना में से बड़ा पद मिलता है। इसी चीज़ का फायदा उठाकर घाघरा के युद्ध में जो है सोचता है कि किसकी तरफ पहुँच जाओ, अफगान सेना की तरफ पहुँच जाता है। मेदिनी पर फिर भी मेदिनी राव की जो महमूद लोदी की जो है हार होती है। महमूद लोदी की हार होती है, परंतु शेर खां को बाबर जो है निष्कासित कर देता है, मारने या युद्ध करने से अच्छा, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं था कि जो बाबर के सामने युद्ध कर सकता है। और हुमायूं से कह देता है कि आप थोड़ा सतर्क रहो, परंतु हुमायूं इस चीज़ को इग्नोर करता है। इस चीज़ को इग्नोर करता है
और जब हुमायूं अभियान करता है, हुमायूं शासन में आता है, तो तुमने देखा होगा हुमायूं ने चुनार का किला, क्योंकि चुनार में रह रहा था शेर खां, इस टाइम शेर खां कहाँ था, शेर खां था चुनार में, कहाँ पर था, चुनार में। और यहाँ पर हुमायूं जो है वो क्या करता है, हुमायूं चुनार की घेराबंदी कर देता है, चुनार की घेराबंदी कर देता है। ये सबसे बड़ी गलती थी हुमायूं की। इस इतिहास में अगर हुमायूं की गलती थी तो कौन सी गलती थी, उनके साम्राज्य की तरफ से देखें तो ये सबसे बड़ी गलती थी कि जब आपने समझाया था कि चौकन्ने रहना, तो हुमायूं ने जब चुनार की घेराबंदी कर ली और शेर खां को चारों तरफ से घेर लिया, तो यहाँ पर हुमायूं को इसके साथ संधि नहीं करनी थी, हुमायूं ने यहाँ पर कर दी थी इसके साथ संधि, ठीक है। और इस संधि में क्या करा, चुनार का किला इसी को छोड़ दिया, चुनार का किला कि तुम ही रखो, और इसके लड़के को अपने यहाँ पर सैनिक बनाकर एक टुकड़ी के साथ अपनी सेना में बुला दिया कि ये अब हमारी सेवा करेंगे और इसके एवज में आप लोगों को क्या करना है, आपको किला दे देते हैं हम। ये सबसे बड़ी गलती थी। जब भी जैसे वो उठ रहा था उसकी शक्ति को वहाँ पर बढ़ापा ना देकर उसको छीण करना था, ठीक है। वो इस चीज़ को इग्नोर करने के बाद इस चीज़ को मतलब इग्नोर कर देता है, और इग्नोर कौन, हुमायूं, इसका उसे परिणाम जो भुगतना पड़ता है वो कहाँ भुगतना पड़ता है, जब 1539 में जब युद्ध होता है चौसा का युद्ध होता है, कल भी हम पढ़ चुके हैं। ये जब युद्ध होता है तो आमने सामने होते हैं कौन, आमने सामने होते हैं हुमायूं वर्सेस शेर खां, ठीक है। हुमायूं वर्सेस शेर खां जो होते हैं सामने होते हैं, और यहाँ हुमायूं की हो जाती है पराजय, हुमायूं हो जाता पराजित और शेर खां हो जाता है जीत जाता है। और यहाँ पर ही वो शेर खां से एक उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है, और दिल्ली की गद्दी में बैठता है, क्या करने के लिए, शेर शाह के नाम से। शेर शाह माने होता बादशाह, तो शेर के तरह बादशाह, यहाँ से उपाधि देता है शेर शाह की चौसा के युद्ध में। अंत हुमायूं को फिर भी नहीं पछती, और हुमायूं 1540 में बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या सरहिंद का युद्ध, किसका, सरहिंद का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध करता है। और इसमें भी कौन आते हैं, हुमायूं और वर्सेस शेर शाह। अब तो शेर शाह आगा, क्योंकि शेर शाह तो अब बन गया ना यहाँ से, ठीक है। सोचता है हुमायूं को अपनी लुटी हुई सत्ता को जो है मैं दोबारा से अपने कब्जे में कर लूँ, इस वजह से जो है अगले साल ही वो बिलग्राम पर एक युद्ध करता है, ठीक है। और आमना सामना किसका होता है, शेर शाह का और हुमायूं का होता है। और यहाँ पर फिर कौन जीत जाता है, शेर शाह जीत जाता है। हुमायूं यहाँ से भागकर ईरान के शाह के पास पहुँच जाता है, ठीक है। पाकिस्तान मालवा होते हुए निकल जाता है ईरान के शाह के पास, और शेर शाह जो है अपनी सेना को लेकर, अपनी सत्ता को लेकर दिल्ली और आगरा की तरफ क्या करने लगता है, प्रस्थान, और दिल्ली पर करता है राज्य अभिषेक, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या बनाता है, यहाँ पे बनाता है भारत में दूसरा अफगान वंश। भारत में क्या करता है, भारत में यहीं बनाता है, उत्तर भारत में दूसरा अफगान वंश, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सूरवंश, ठीक है, ये बनाता है। जबकि पहला वंश जो होता है अफगान, वो कौन सा होता है, वो होता है लोधी वंश पहला अफगान वंश था। आपको याद आ गया होगा, क्लास पीछे पढ़ी है लोधी वंश की, आप वहाँ देख लेना। तो ये कहानी थी क्या, शेर खां चुनार में था, हुमायूं चुनार की घेराबंदी कर लेता है, चुनार का किला शेर शाह को छोड़ देता है, इसके पुत्र को जो है अपनी सेना में एक टुकड़ी का मालिक बनाकर ले लेता है कि वो सेवा करेगा। अंततः इसका परिणाम भुगतना पड़ता है हुमायूं को यहाँ, ठीक है, 1539 में चौसा के युद्ध में। और हुमायूं यहाँ पराजित हो जाता है, और शेर खां जो है शेर शाह की उपाधि धारण करके जो है पावरफुल हो जाता है। इसी बीच में खोई हुई सत्ता को लौटाने के लिए 1540 में पुनः जो है हुमायूं हमला करता है शेर शाह पर, अपनी तो शेर शाह की शक्ति जो है वो मजबूत हो जाती है, और फिर वे उत्तर भारत में दूसरा सबसे बड़ा अफगान वंश लेकर सामने आता है, सूरवंश, जबकि पहला वंश कौन सा था, लोधी वंश। क्लियर ना। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्या अभियान थे, इसके क्या अभियान थे भारत में, क्योंकि अब तो ये शासक बन गया है, ठीक है। अब ये शासक बन गया है कौन, शेर शाह सूरी, ठीक है। अब क्या करने वाला है, अब है इसके अभियान कि भारत में इन्हें कौन से अभियान करे, क्या काम करे, उन पर काम करने वाले हैं हम, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ करते हैं अभियानों की, और पहला अभियान जो था क्या था, अभियानों की बात करेंगे, अभियान, ठीक है। पहला अभियान जो था वो क्या था, पहला अभियान था 1541 में। 1541 में इन्हें क्या करा था,
गखरों का अभियान। गखरों का अभियान क्या था, यानी क्या थी, गखर जाति थी, गखर जाति जो लूटपाट करती थी, उस जाति से इसका अभियान हुआ। तो इनकी शक्ति तो पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाया, परंतु विजय जरूर कर ली थी। और यहाँ पर कोई नया काम नहीं करा था, बस क्या करा था, रोहतासगढ़ का किला, किसका, रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। यहाँ पर इस विजय में रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। कहाँ पर, पश्चिमोत्तर में, पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में बनाया था। और पश्चिम भारत पर क्या कर लिया था इनने, यहाँ से अधिकार, यानी क्या कर लिया था, उत्तर में पहले से था, बाद में पश्चिम में भी इनने अधिकार कर लिया था, यानी कि पश्चिम भारत में कर लिया था अधिकार। तो ये बात आपको होना चाहिए समझ में, अधिकार, ठीक है। इस युद्ध में दूसरा अभियान जो हुआ था वो हुआ था 1542 में, 1542 में। और क्या हुआ था, मालवा, इसने और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया और क्या करने लगा, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य करने लगा, इससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तीसरा जो अभियान था वो हुआ था 1543 में। और ये जो था रायसीन का अभियान हुआ था, रायसीन अभियान, ठीक है, रायसीन अभियान हुआ था। और इसमें इसने धोखे से राजपूत शासक, ठीक है, पूरनमल, क्या था, पूरनमल की कर दी थी हत्या कर दी थी। और ये इसकी ज़िंदगी पर कलंक बनकर आया पूरी ज़िंदगी, ठीक है। ये इसके लिए एक कलंक था, यानी कि धब्बा था। तो ये इसके लिए एक क्या था, कलंक था। तो ये इस कलंक को लेकर ही जी रहा था, ठीक है। तो पहला आप इन अभियानों पर नजर मारेंगे। क्या था, 1541 में करा था गखरों का अभियान, गखर जाति पर विजय प्राप्त की थी, रोहतासगढ़ का किला पश्चिमोत्तर में, जैसे कि पश्चिम भारत पर अधिकार मिल गया था इसको। 1542 में मालवा पर विजय करी, व्यापार वाणिज्य का अधिकार मिल गया। 1543 में रायसीन अभियान पर धोखे से राजपूत शासक पूरनमल की हत्या कर दी। और ये कलंक था इसके ऊपर कि इतना बड़ा शासक किसी को धोखे से कैसे मार सकता है, इतना बड़ा शासक किसी को धोखे से कैसे मार सकता है। देखिए कि कितना पावरफुल व्यक्ति था ये शुरू से लेकर आज तक। अभी तो आगे देखते रहना क्या होना है कहानी, ठीक है भाई। तो देखिए क्या था, ये हुआ। इसके बाद में एक अभियान हुआ, वो तो बहुत ही क्रिएटिव अभियान है। उस अभियान को तो बड़ा ही मज़ा आएगा समझने में, क्योंकि कितना चालाक था ये। कितना चालाक व्यक्ति था, इसको नोट कर लिया हो तो आगे देखते हैं। क्योंकि शासन जो चलता है ना, चालाकी से चलता है, और जब लालच आ जाएगा तो वो शासन हो जाएगा निस्तो नाबूद, ठीक है। तो चौथा अभियान जो था वो था हमारा मारवाड़ अभियान। 1544 में चौथा अभियान जो बना वो क्या था, मारवाड़ अभियान था। ये चौथा अभियान था। अब मैं आपको बताता हूँ क्या था यहाँ पर। यहाँ से एक तरफ तो थे शेर शाह, दूसरी तरफ बरसिस में एक तो थे जत्ता और कुंभा। ये दो सेनापति थे राजपूतों के तरफ से, ठीक है भैया, राजस्थान में जत्ता और कुंभा, ठीक है। अब जत्ता और कुंभा किसके थे, मालदेव के। ये मालदेव के सैनिक थे, मालदेव के सेनापति कौन थे, जत्ता और कुंभा। मालदेव बहुत शक्तिशाली था, राजस्थान में मालदेव बहुत शक्तिशाली शासक था। अंततः जब युद्ध लड़ते रहे तो जब एक कंडीशन ये आई कि शेरशाह हार रहा था। क्या कर रहा था, शेरशाह हार रहा था। तो शेरशाह ने कहा, दोपहर हो गई, मतलब एक दिन युद्ध होता हो गया, दूसरा दिन युद्ध चल गया, बहुत लंबे समय से चल रहा था। जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, राशन भी नहीं बचा, सेना ने हार मान ली। तो शेरशाह ने चालाकी दिखाई एक, कि शेरशाह ने जत्ता और कुंभा से कहा, मालदेव से कहा कि भाई ऐसा करो, सीधे शब्दों में, कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए टाइम दे दो। तो नमाज का टाइम था दोपहर में, इनने नमाज पढ़ी, चटाई बिछाई, मतलब जो कहते हैं बिछाई, और वहाँ पर एकदम नमाज पढ़ने के लिए ये शुरू हो गया। या तो कुदरत का करिश्मा मान लो, या फिर इसकी दुआ कबूल हो गई, ठीक है। इतने ही जितने इनने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर उठा है, इतने ही एक सेना की टुकड़ी इन्हें सपोर्ट करने के लिए आ गई, सेना की टुकड़ी जो है सपोर्ट करने के लिए आ गई। तो ये थी इसकी चालाकी, इसे पहले से ही पता था कि कुछ समय बाद सेना आने वाली है, इसलिए मैं नमाज का बहाना लूँ। तो ये एक इसकी चालाकी थी। तो नमाज के बहाने से जो है इनने फिर ये मालदेव को पराजित
किया और जत्ता और कुंभा वहाँ से भाग निकले। ये था बहुत बढ़िया अभियान। और इसका फिर 5वां अभियान और अंतिम अभियान जो था 1545 का एक आपका अंतिम अभियान जो था कालिंजर अभियान था। कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान जो था वो अंतिम अभियान था। कैसा था? अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान, अंतिम क्यों है? पहले ही क्यों निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इसके बारे में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक कालिंजर का जो शासक था वो था कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह। ठीक है भैया। अब इसके यहाँ पर एक दासी थी। दासी कैसी थी? वो नाचने वाली, नाचने वाली, बड़ी सुंदर थी। ठीक है, कैसी थी? बड़ी सुंदर, कहते हैं निरी सुंदर, वो थी ये। तो नाचने वाली थी। उसे देखकर ये मनमोहित हो गया और इसने क्या कहा? इसी के ऊपर युद्ध करा, इसी को मांगा। कीरत सिंह ने मना कर दिया, भाई मैं अपनी दासियों को बेचता नहीं हूँ, और इस दासी को जो है इसे बेचने से कर दिया मना कीरत सिंह ने। ठीक है, उन्होंने कहा तू ऐसे नहीं लेगा, हम शेर सिंह हैं, शेर खां हैं, हमें जो चीज़ पसंद आती है कोई दे तो दे, वरना तो हम छीन के ले जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो, युद्ध को हो गया युद्ध। अंततः क्या हुआ कि तोप और गोलों का प्रयोग किया इसने, तोप और गोलों का प्रयोग किया, दीवारों पर गोले लगवाए। दीवारों पर कहते हैं ना कि गलत करोगे तो गलत पाओगे, नज़र कहाँ थी? गलत थी ना। इसी वजह से क्या हुआ, एक दीवार पर गोला टकरा कर जो है, तोप का गोला टकरा के दीवार पर, और वापस आता है शेरशाह की तरफ को, और शेरशाह के पीछे जो बारूद रखी होती है वहाँ पर वो गोला जाके गिर जाता बारूद में, और इस यहाँ पर हो जाता स्वाहा शेरशाह का। और वो दिन था क्या? 22 मई, और 1545 को ये हो गए हैं सुचोप भाई साहब। समझ गए नहीं? इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देख लो, अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो महिला के लिए हुई है, हर एक राजा जो है। तो सबसे बड़ी शत्रु कौन है? महिला यहाँ पर। समझ गए? तो 1545 में कालिंजर अभियान, कीरत सिंह अच्छा खासा जीतता हुआ आ रहा था, हो गई गंदी नज़र। ठीक है, वो भी किस पर? नाचने वाली दासी पर। ठीक है, उनने मना कर दिया, फिर बाद में प्राणों से हाथ धो बैठा। ठीक है, और यहाँ पर इनका जो मकबरा है, अगर यहाँ बात करें तो इनका मकबरा है, मकबरा जो है वो कहाँ पर है? सासाराम में, सासाराम में इनका मकबरा सासाराम में है। तो ये थे इनके अभियान। ठीक है, शायद आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे नहीं समझ में भाई? ठीक है, इसके बाद में इनका उत्तराधिकार कि किसने इनका शासन संभाला। क्यों? क्योंकि हुमायूं तो दूसरी तरफ है। इस टाइम पर 1545 में जिस टाइम पर शेरशाह की मृत्यु हुई थी, उस टाइम पर हुमायूं काबुल और कंधार पर ही करता कब्जा। ठीक है, वो भी ईरान के शासक की सहायता था, वो इतना शक्तिशाली नहीं था। तो इसलिए दिल्ली में और आगरा में तो कोई देख रहा होगा उस टाइम पर, तो इनका होता उत्तराधिकार। पहला समझ लेते हैं वो उत्तराधिकार क्या है। उत्तराधिकार, ठीक है, तो 1545 में मृत्यु के बाद, किसकी? शेरशाह की मृत्यु के बाद में इनका उत्तराधिकार बनता है कौन? जलाल खां। कौन बनता है? जलाल खां। ठीक है भैया, और जलाल खां कौन सी उपाधि लेता है? इस्लाम शाह की उपाधि लेता है। इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है, और कब से कब तक रहता है? 1545 से लेकर 53 तक रहता है शासन में। परंतु होता क्या है, इनका पुत्र बाद में शासक बनता है, इनकी मृत्यु पर पुत्र शासक बनता है, जिसका नाम होता है फिरोज खां। क्या होता है? फिरोज खां इनका पुत्र होता है, जो कौन सी उपाधि लेकर बैठता है? फिरोज खां होता है। इसकी हत्या कौन कर देता है? मुबारक खां। कौन कर देता है हत्या कौन कर देता है? मुबारक खां। मुबारक खां इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है मुबारक खां। ठीक है, बाद में मुबारक खां शासक बनता है। कौन बनता है? मुबारक खां। मुबारक खां बनता है किस अवधि से? मोहम्मद आदिल शाह के नाम से, मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि से। ठीक है, ये शासक बनता है। ठीक है, और इसी का ही जो प्रधानमंत्री होता है, इसका ही जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? वो हेमू होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री हेमू होता है, जिसे, ये वही हेमू है जिसे 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, कौन हरा देता है? अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, तो कौन हो जाता है? यहाँ सुचोप हेमू हो जाता है और अकबर जीत जाता है। इस तरीके से जो है सूर्यवंश भी हो जाता है समाप्त, और फिर अकबर का शासन जो है
दिल्ली और आगरा में शुरू हो जाता है। तो ये थी कहानी इनकी उत्तराधिकार का। दोबारा समझ लीजिए, उनका उत्तराधिकार 1545 में मृत्यु के बाद में जलाल खां बनता है। जलाल खां कौन सी उपाधि लेता है? इस्लाम शाह की उपाधि लेता है। 53 तक रहता है। उसके बाद फिरोज शाह आता है, हत्या कौन कर देता है? मुबारिक खां कर देता है। और मुबारिक खां कौन सी उपाधि धारण करता है? आदिल शाह की उपाधि धारण करता है। इसका प्रधानमंत्री हेमू होता है और हेमू जाके पानीपत का युद्ध लड़ता है अकबर से। अकबर कौन होता है? हुमायूं का लड़का होता है। ठीक है, भीरताल के महल में जो होता है वहीं वो अकबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अकबर जो है इनके सिंहासन को ख़त्म कर देता है और फिर अपना सिंहासन जो है बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शेर शाह ने क्या निर्माण करे, शेर शाह ने क्या उसका साम्राज्य था, शेर शाह ने कैसे सिक्के चलाए। अब बात करते हैं नोट इन पॉइंट में थोड़ी सी शेर शाह थे, जिसे हम कहते हैं कला एवं संस्कृति शेर शाह की। ठीक है भाई, तो देखिए अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पर आता है कि इनका निर्माण। सबसे पहले बात करते हैं निर्माण की। निर्माण, तो शेर शाह ने क्या निर्माण? तो पहला निर्माण तो आप याद रखना, जिसे कह सकते हैं हुमायूं के द्वारा बनाया हुआ था एक जगह। हुमायूं के द्वारा बनाया हुआ कौन सा था? दीन पनाह था। दीन पनाह बना हुआ था जिसकी सीढ़ियों से गिर कर मरा था। ठीक है, और इसे तुड़वा कर इन्होंने क्या निर्माण कराया? पुराना किला। पुराना किला, पुराना किला बनवाया और उसे किस नाम से जाना गया? उसे जाना किला ए कून्हा। किस नाम से जाना गया? किला ए कून्हा, ये नाम दिया, किला ए कून्हा नाम दिया। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या था? पश्चिमोत्तर में, पश्चिमोत्तर में इनने क्या बनाया था? रोहतासगढ़ का किला। एक ये निर्माण था इसका, रोहतासगढ़ का किला। तीसरा जो था आपका वो क्या था? सासाराम का मकबरा। सासाराम का मकबरा, वहाँ पे इन्हें बाद में दफनाया गया था। मकबरा दरगाह टाइप की होती है मकबरा। ठीक है, सासाराम को मकबरा बनवाया था। और इस सासाराम के मकबरा को एक व्यक्ति थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम ने ताजमहल से भी सुंदर बताया कि ये ताजमहल से भी सुंदर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता किसने कहा था सासाराम के मकबरा को कि ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है? तो किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था। ठीक है, दूसरी बात ये कि सिक्के क्या थे इनके? इनने चांदी का जो चलाया था, वो चलाया था रुपया। चांदी का क्या चलाया था? रुपया चलाया था। ठीक है, और तांबे का चलाया था, तांबे का जो चलाया था वो चलाया था दाम। तांबे का क्या चलाया था? तांबे का दाम। ठीक है, इनका रेशियो जो था वह 1:64 का था, यानी कि 1 रुपये के चांदी पर 64 दाम चढ़ जाते थे। क्या चढ़ जाते थे? 64 दाम। ये था इनका रेशियो। इतनी क्लियर बात करो, ये तो हो गया इनका निर्माण अभी तक। यानी कि हुमायूं के दीन पनाह को तुड़वा के पुराना किला बनवाया और उसे क्या कहा? किला है कून्हा कहा गया। पश्चिमोत्तर में रोहतासगढ़ का किला बनवाया, सासाराम का मकबरा बनवाया, कनिंघम ने इसे ताजमहल से ज़्यादा सुंदर कहा। ये कंडीशन थी। अब इसके बाद में इनकी 4 सड़कें जो बनाई हुई हैं ना, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। इनके द्वारा बनाई गई 4 सड़कें, इनके द्वारा 4 सड़कें जो बनाई गई थी, सबसे प्रसिद्ध 4 सड़कें थीं। तो हम बात करते हैं सड़क निर्माण से। सड़क निर्माण, और इसमें 4 सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई तो बहुत सड़कें थी, मगर 4 सबसे प्रसिद्ध थी। इसमें पहली जो थी वो कहाँ से थी मैं बताता हूँ। अगर सबसे पंजाब में एक अटकल था। पंजाब में एक जगह है अटकल। क्या था? अटकल। ठीक है, और अटकल से पंजाब से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से होते हुए बंगाल, और बंगाल में कौन सा? सोनारगंज। सोनारगंज ये वो जगह है जहाँ तक ये बनी है। ठीक है, जिसे हम पहले NH1 और NH2 जानते थे, जो कहाँ से? दिल्ली से लेकर पश्चिमी सीमा से लेकर कहाँ तक था? कोलकाता तक था। ठीक है, तो ये था सबसे पहला जिसे हमने सड़क ए आजम कहा। इसका नाम क्या आया? सड़क ए आजम। ठीक है, परंतु बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये क्या हुआ? NH1 और क्या कहलाया गया? NH2। ठीक है, NH2। परंतु यहाँ पर एक वैज्ञानिक अंग्रेज थे जिसे हम कहते हैं लॉर्ड ओकलैंड गवर्नर आए थे। ठीक है, उन्होंने इसे नाम दिया था GT रोड। इसे क्या नाम दिया था? GT रोड नाम दिया था। ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या नाम दिया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो यही है वो GT रोड जो शेर शाह ने बनवाया था। ठीक है, दूसरी सड़क इनकी जो थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? तो आगरा से बुरहानपुर तक थी। तीसरी जो सड़क थी वो कहाँ से थी?
आगरा से लेकर वो कहाँ तक थी, वो जोधपुर तक थी, जोधपुर तक थी। फिर चौथी सड़क जो थी वो लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से मुल्तान तक। तो ये सड़कें इन्होंने बनवाई थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। सड़क निर्माण में 4 सड़कें थी, पंजाब में अटकल, दिल्ली होते हुए बंगाल के सोनारगंज तक। और इसे क्या नाम दिया गया था, सड़क आजम कहा गया था। NH1 NH2 लॉर्ड ओकलैंड ने इसे GT रोड नाम दिया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। दूसरी सड़क थी आगरा से बुरहानपुर, ठीक है, फिर आगरा से जोधपुर और लाहौर से मुल्तान, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो इसका मंत्रिमंडल क्या था, इसका प्रशासन क्या था, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कहानी जो करेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, वो अकबर की पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई। तो बात करते हैं, एक तो था दीवान वजारत, एक पद था दीवान वजारत। दीवान वजारत ये क्या था, आर्थिक मामले, इसमें क्या देखे जाते थे, आर्थिक मामले देखे जाते थे, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, वजीर होता था, इसका अध्यक्ष होता था वजीर। फिर दीवान अर्ज, दीवान अर्ज था, ये क्या होता था, दीवान अर्ज में सैन्य संबंधी मामले, परंतु सेना में भर्ती नहीं करता था ये, ठीक है। कौन होता था, आरिज, इसका अधिकारी जो होता था वो आरिज मुमालिक, कौन होता था, आरिज मुमालिक, ठीक है। तीसरा जो होता था रियालत, दीवान रिसालत, दीवान रिसालत हुआ करता था, जो क्या काम करता था, पत्र व्यवहार, ठीक है। इन्हें क्या करता था, लिपिबद्ध करता था, लिपिबद्ध होते थे ये, ठीक है, लिपिबद्धक होता था, वो करता था इनको काम। चौथा होता था दीवान इंसा, कौन सा था, दीवान इंसा, ये क्या होता था, दीवान इंसा में केवल न्याय प्रशासन इकाई होती थी, कैसी होती थी, प्रशासन इकाई, साधारण प्रशासन इकाई। 5वां जो होता था वो होता था कजा, 5वां जो होता था वो कौन होता था, दीवान कजा, दीवान कजा। ये क्या काम करता था, ये न्याय विभाग था, कैसा था, न्याय विभाग। और इसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, काजी, कौन होता था, काजी होता था। फिर एक था आपका दीवान वरीद, दीवान वरीद होता था, ठीक है। ये क्या होता था, गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर विभाग क्या होता था, गुप्तचर विभाग। और इसका अध्यक्ष कौन होता, बरीद मुवालिक, ये होते थे। तो ये थे आपके इनके मंत्रिमंडल, यानी कि दीवान वजारत आर्थिक मामले वजीर देखता था, दीवान अर्ज सैन्य संबंधी मामले आरिज मुमालिक देखता था, दीवान रियालत पत्र व्यवहार लिपिबद्ध होता था, दीवान इंसा प्रशासन होता था, यहाँ पर प्रशासनिक इकाई थी ये, दीवान न्याय विभाग काजी देखता था, और दीवान बरीद ये गुप्तचर विभाग होता था, और कौन देखता था, बरीद मुमालिक देखता था। तो इस तरीके से हमने शेरशाह को पढ़ा है। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वह क्लास होगी अकबर को लेकर, जो महान अकबर हैं, जिनके साम्राज्य को मुग़ल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक बद्ध रखा था, ठीक है। तो इन्हीं पर हम बात करेंगे। अगर सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।